ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा और सुबह 6 बजे का वक्त हो रहा है। एबीपी रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे एक बड़ी खबर की। बिहार में शपथ ग्रहण को लेकर एक बड़ी जानकारी आपको बता दें। बिहार में 20 नवंबर को शपथ ग्रहण संभव माना जा रहा है। नीतीश कुमार ही सीएम पद की शपथ लेंगे। सूत्रों के हवाले से ये एक बड़ी जानकारी मिल रही है। पीएम मोदी भी शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए पहुंच सकते हैं। एनडीए शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है और विधिवत तरीके से जो प्रक्रिया है सरकार बनाने की, उसका जो सिलसिला है वो आज से शुरू हो जाएगा। माना जा रहा है कि आज बैठकों का भी दौर चलेगा, मंथन होगा, विधायक दल की बैठक होगी, बीजेपी की भी और जेडीयू की भी, और उसके बाद एनडीए की विधायक दल की बैठक होगी जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। और उसके बाद शपथ ग्रहण को लेकर ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। बिहार में 20 नवंबर को शपथ ग्रहण संभव माना जा रहा है, यानी कि 20 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश कुमार लेते हुए नजर आ सकते हैं। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। पीएम मोदी भी शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए पहुंच सकते हैं। और देखिए, प्रचंड बहुमत मिलने के बाद अब बिहार में सरकार बनाने की जो कवायद है वो तेज हो चुकी है। शपथ ग्रहण समारोह कब होगा और कौन कौन मंत्री बनेंगे, इसको लेकर अटकलों का दौर भी शुरू हो चुका है। हलचल तब बढ़ी जब बीजेपी के बिहार अध्यक्ष दिलीप जायसवाल सीएम हाउस पहुंच गए और नीतीश कुमार से मुलाकात की। इससे पहले चिराग पासवान, विजय कुमार सिन्हा और उपेंद्र कुशवाहा भी नीतीश कुमार से मिल चुके थे। सूत्रों के मुताबिक सोमवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक हो सकती है। सोमवार को ही जेडीयू विधायक दल की बैठक भी संभव है, जिसके बाद कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें वर्तमान विधानसभा को भंग करने और 18वीं विधानसभा के गठन की अनुशंसा की जाएगी। सोमवार देर रात या मंगलवार सुबह नीतीश अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप देंगे और नई सरकार के गठन का दावा पेश करेंगे। 22 नवंबर से पहले ही होगा, उसमें कहीं इफ बट किंतु परंतु नहीं है। संभवतः 20 तारीख को ही मान के चले, 20 तारीख या किस तारीख नहीं, यही है, यही आसपास होगा। इसी बीच 17 से 20 नवंबर तक के लिए पटना के गांधी मैदान को बंद रखने की बात कह दी गई है। इस दौरान आम लोगों के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इसी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होना है और माना जा रहा है कि 19 या 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, जिसमें पीएम मोदी के साथ साथ एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हो सकते हैं। अब देखिए, नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर नहीं, इस पर भले ही बीजेपी नेताओं ने चुप्पी साध रखी हो, लेकिन सहयोगी दलों ने यह साफ कर दिया है कि इस बार बिहार में नीतीश कुमार। एक इंटरव्यू के दौरान जब एबीपी न्यूज की पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद ने चिराग पासवान से अगले मुख्यमंत्री के बारे में पूछा तो उन्होंने ये जवाब दिया। मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है, बट ये गठबंधन के फिर वही भीतर वाली बातचीत है। मुझे नहीं पता कोई और प्रस्ताव आएगा नहीं आएगा, बट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने चुनाव लड़ा है और एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। इधर राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने भी साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री को लेकर कोई इफ बट नहीं है। हमने बार बार कहा है कि नीतीश कुमार जी सीएम थे, सीएम हैं और सीएम रहेंगे, फिर भी आप लोग सवाल उठा रहे हैं, मुझको बात समझ में नहीं आती। सूत्रों के मुताबिक नीतीश सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, उसके बाद ही सरकार गठन की कवायद तेज की जाएगी। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में पीएम आवास पर एक अहम बैठक हुई है। पीएम आवास पर करीब 3.5 घंटे तक ये बैठक चलती रही। बैठक में बिहार में सरकार गठन को लेकर चर्चा हुई है। माना जा रहा है कि बैठक में मंथन हुआ है बिहार में सरकार गठन को लेकर। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद रहे। रणनीति बनाई गई, आगे के क्या कदम उठाए जाने हैं, बिहार में सरकार बनाने को लेकर क्या कुछ रणनीति अपनाई जानी है, इसको लेकर पीएम आवास पर तकरीबन 3.5 घंटे तक ये अहम बैठक चलती रही। तो बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। आज भी कई बैठकें होंगी। पीएम आवास पर भी अहम बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा बैठक में मौजूद रहे। बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में सरकार गठन को लेकर इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। सीएम नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई है। सुबह 11:30 बजे नीतीश कैबिनेट की बैठक होने वाली है। बैठक में मंत्रिमंडल भंग करने के फैसले पर मुहर लगेगी। राजभवन जाकर राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे नीतीश कुमार। 17वीं विधानसभा को भंग करने को लेकर यहां पर जो प्रस्ताव है वो पास होगा और उसके बाद इस्तीफा सौंपने के लिए राजभवन भी जाएंगे नीतीश कुमार। बड़ी खबर मिल रही है। बिहार में सरकार गठन को लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है और इस बीच चिराग पासवान ने धर्मेंद्र प्रधान के साथ मुलाकात की है।
धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े से चिराग पासवान मिलने के लिए पहुंचे। बिहार में सरकार गठन को लेकर चर्चा हुई है, रणनीति बनाई गई है। बैठकों का और मुलाकातों का दौर लगातार जारी है। माना जा रहा है कि आज भी कई अहम बैठकें होने वाली हैं, जिनमें से एनडीए के जो विधायक दल के नेता को चुनने का जो प्रयास है वो किया जाएगा। प्रक्रिया लगातार जारी है। उसके पहले जेडीयू और बीजेपी के विधायक दल की भी बैठक होनी है और उसके बाद एनडीए के विधायक दल का नेता चुनने के बाद सीएम नीतीश कुमार शपथ ले सकते हैं 20 नवंबर को। लेकिन उसके पहले लगातार बैठकें, मुलाकातें हो रही हैं। चिराग पासवान ने धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की है। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर ने एक बड़ी जीत हासिल की है और इस बड़ी जीत के बाद ये मुलाकातें और भी ज्यादा अहम हो जाती हैं कि आखिर सरकार में अब चिराग पासवान की पार्टी को क्या अहम भूमिकाएं मिलती हैं। तो देखिए, बिहार में सरकार गठन को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, तो वहीं जेपी नड्डा, ललन सिंह और जेडीपी कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी गृह मंत्री से मिलने के लिए पहुंचे। बिहार में प्रचंड जीत के बाद आरएलएम के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। साथ में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी थे। स्वाभाविक रूप से जब नया चुनाव हुआ है तो फिर से नई सरकार के गठन की औपचारिकता पूरी की जाएगी। इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। 17वीं विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर तक है। नई सरकार का गठन उसके पहले हो जाना है। इसलिए सूत्रों के माने तो बीजेपी केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति किसी वक्त कर सकती है और सोमवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक हो सकती है। सोमवार को ही जेडीयू की विधायक दल की बैठक भी हो सकती है। लेकिन इससे पहले वर्तमान विधानसभा भंग करने के बाद नीतीश कुमार राजभवन जा सकते हैं और राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। इसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक होगी और एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा। तय सीमा पे हो जाएगा, पूरी प्रक्रिया पूरी होगी, विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद फिर एनडीए की बैठक होगी, उसमें नेता चुना जाएगा। तो देखिए, बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि नई सरकार का स्वरूप आखिर कैसा होने वाला है। इसको लेकर पटना के सियासी कॉरिडोर में चर्चाओं में जो बाजार है वो गर्म है। सूत्र बता रहे हैं कि सरकार गठन को लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच पहले दौर की जो बातचीत है वो पूरी भी हो चुकी है और इस बातचीत में मंत्रिमंडल गठन और घटक दलों की हिस्सेदारी का फॉर्मूला भी बन चुका है। फॉर्मूले के अनुसार 6 विधायक पर 1 मंत्री पद का जो बंटवारा है वो किया जाएगा और इस फॉर्मूले को लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा दिल्ली पहुंच चुके हैं। अब पटना वापसी के बाद वो नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। इसी तरह चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं लगातार और सूत्रों के अनुसार आज ही जेडीयू विधानमंडल दल की भी बैठक बुलाई गई है। ऐसे में 18 नवंबर तक एनडीए का नेता चुनने की प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी और सूत्रों के हवाले से यह भी बड़ी जानकारी मिल रही है कि 18 नवंबर तक की जो पूरी प्रक्रिया है उसको कर लिया जाएगा और 20 नवंबर को शपथ ग्रहण भी हो सकता है, ये संभव है। एक और बिहार चुनावों में मिली जीत से ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी गदगद है। जी हां, पार्टी की नजर अब 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनावों पर टिकी हुई है। इस बीच ओवैसी ने ऐलान किया है कि वो 21 और 22 नवंबर को सीमांचल आएंगे और जनता को जीत के लिए धन्यवाद देंगे। इधर यूपी एआईएमआईएम अध्यक्ष शौकत अली ने पोस्ट कर समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। शौकत अली ने पोस्ट करके दावा किया है कि उनकी पार्टी यूपी के चुनाव में 200 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। दावों से समाजवादी पार्टी में खलबली मची तो समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने सियासी पासा फेंकने में देर नहीं लगाई। मेरी राय यही है कि गठबंधन में उनको रहना चाहिए। ठीक है, मैं एक तो छोटा सा कार्यकर्ता हूँ समाजवादी का, मेरी हैसियत थोड़ी है कुछ, तो जाहिर है मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से खुल के बात करता हूँ और करूँगा भी। ओवैसी की पार्टी ने बिहार की 25 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से उसने 5 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की। अब देखिए, बिहार में मिले अप्रत्याशित जनादेश से कई राजनीतिक पंडित हैरान भी हैं। इधर उत्तर प्रदेश में कई सियासी दलों की धड़कनें अभी से तेज हो गई हैं क्योंकि 2027 में विधानसभा के चुनाव यहां होने वाले हैं। सबसे ज्यादा चुनौती अखिलेश यादव के लिए है, जो इस बार जीतने का दावा कर रहे हैं। यूपी की जीत अलग जीत है, बिहार की जीत अलग जीत है। आप बिहार जीत सकते हैं, लेकिन यूपी की जो हार हुई है उसको अभी हार में जीत में बदलने में समय है, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। इसी बहाने अखिलेश ने दोनों डिप्टी सीएम के बहाने सीएम योगी पर तंज भी कसा। हमारी यूपी में एक मुख्यमंत्री हैं, 2 मुख्यमंत्री वो हैं जो हटाना चाहते हैं मुख्यमंत्री को। दिल्ली में 1 में 2 में लड़ाई है,
दो एक बनना चाहते हैं। अखिलेश ने यह साफ कर दिया है कि बिहार में जो खेल SIR ने किया है वो कम से कम यूपी में तो नहीं चलेगा। और अब देखिए, बिहार चुनाव में हार के बाद लालू परिवार में बगावत तेज हो गई है, ये आप जानते हैं। और ये बगावत लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने की है। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में रोहिणी ने गंभीर आरोप लगाते हुए लिखा कि पिता लालू यादव को किडनी देने को लेकर उन पर सवाल उठाए गए। 15 नवंबर को रोहिणी ने नम आंखों से पिता का घर छोड़ा और 16 नवंबर को एक के बाद एक 2 सोशल मीडिया पोस्ट से सनसनी फैला दी। और काफी भावुक होते हुए रोहिणी ने लिखा, कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूँ और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी। करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया और तब लगवाई गंदी किडनी। रोहिणी ने अपना दर्द बयां करते हुए सभी बहन बेटियों को संबोधित किया और कहा, सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा या भाई हो तो भूलकर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं। अपने भाई या उस घर के बेटे को ही बोलें कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। इस पोस्ट में रोहिणी ने न सिर्फ तेजस्वी पर प्रहार किया बल्कि उनके दोस्त और आरजेडी के राज्यसभा सांसद संजय यादव पर भी गंभीर आरोप लगा दिए। और साथ ही साथ किडनी के मुद्दे को लेकर रोहिणी ने एक बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट भी साझा किया जिसमें गुस्सा भी उनका दिख रहा है और किडनी देने का पछतावा भी नजर आ रहा है। और इसलिए उन्होंने बहन बेटियों को संबोधित करते हुए लिखा है कि सभी बहन बेटियां अपना घर परिवार देखें, अपने माता पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखें, सिर्फ अपने बारे में सोचें। मुझे तो ये बड़ा गुनाह हो गया मुझसे कि मैंने अपना परिवार, अपने तीनों बच्चों को देखा नहीं। किडनी देते वक्त ना अपने पति ना अपने ससुराल से अनुमति ली। अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बता दिया गया। आप सब मेरे जैसी गलती कभी ना करें, किसी घर रोहिणी जैसी बेटी ना हो। रोहिणी आचार्य की ये जो बगावत है वो सोशल मीडिया पर अब खुलकर सामने आ रही है। उन्होंने ये पोस्ट साझा किया। इसके पहले रोहिणी ने एक और भावुक पोस्ट किया था जिसमें लिखा था कि एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाई गई। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़कर आई, मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी ना चले, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। रोहिणी आचार्य इन बातों का जिक्र सोशल मीडिया पर किया है। तो रोहिणी आचार्य दोनों ही सोशल मीडिया पोस्ट में अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, वही लोग निकाला है हमको परिवार से। लालू यादव की बेटी और तेजस्वी की बड़ी बहन रोहिणी आचार्य गुस्से में थीं और रात में ही घर छोड़ दिया। बाहर निकली तो पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने अपने छोटे भाई तेजस्वी और उनके सलाहकार दोस्त संजय पर गंभीर आरोप लगा दिया। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको, जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। रोहिणी ने आरोप लगाया कि हार की जिम्मेदारी न तो संजय ले रहे हैं और न ही कोई और। अब जब संजय, रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। रोहिणी ने हार की जिम्मेदारी खुद पर लेते हुए राजनीति और परिवार छोड़ने का ऐलान कर दिया। तो रोहिणी आचार्य इन सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से बार बार इस बात का जिक्र कर रही थी कि किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी पैदा ना हो, बहन पैदा ना हो। 15 नवंबर को रात में अपना घर छोड़ते वक्त भी वो काफी दुखी नजर आई और जाते जाते तेजस्वी और संजय यादव को आड़े हाथों भी लिया। तो देखिए, रोहिणी का दर्द सामने आने के बाद भाई तेज प्रताप भी भड़क उठे हैं और सोशल मीडिया पर उनकी पार्टी की तरफ से जारी एक पोस्ट में लिखा कि इस घटना ने दिल झकझोर कर रख दिया है। वहीं बीजेपी और जेडीयू ने भी लालू राबड़ी की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल से जारी पोस्ट में लिखा, मेरे साथ जो हुआ वो मैं सह गया, लेकिन मेरी बहन के साथ जो अपमान हुआ वो किसी भी हाल में असहनीय है। सुन लो जयचंदो, परिवार पर वार करोगे तो बिहार की जनता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। तेज प्रताप यादव यही नहीं रुके, आरोप लगाया कि चंद चेहरों ने तेजस्वी की भी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है। पिताजी एक संकेत दीजिए, आपका केवल एक इशारा और बिहार की जनता इन जयचंदों को जमीन में गाड़ देने का काम खुद कर देगी। ये लड़ाई किसी दल की नहीं, परिवार के सम्मान, बेटी की गरिमा और बिहार के स्वाभिमान की लड़ाई है। लालू परिवार में इस कलह पर जेडीयू ने सवाल किया। और लालू जी, राबड़ी जी इस पर खामोश क्यों है? लालू परिवार के झगड़े पर बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा, मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल और परिवार बिखरता जा रहा है
और संकेत अच्छे नहीं। संकट राष्ट्रीय जनता दल पर बड़ा मंडरा रहा है और ये पार्टी पूरी तौर से अब बिखर चुकी है। अब देखिए, सवाल यह है कि जब भाई बहन के बीच झगड़ा सब कुछ सुलझ गया था, तो अब इस झगड़े की शुरुआत हुई कैसे? सूत्रों के अनुसार तेजस्वी हार की जिम्मेदारी रोहिणी पर डाल रहे थे और यहीं से पूरा विवाद बढ़ता चला गया। तो सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी ने कटाक्ष करते हुए रोहिणी से कहा कि तुम तो बहुत खुश हो रही होगी, जो तुम चाहती थी वैसा हो गया। इस पर रोहिणी ने कहा कि माता पिता के सामने तुम जैसा व्यवहार कर रही हो वो मेरे दिल से बद्दुआएं निकल रही हैं। जिस तरह तुम घर की बेटी का अपमान कर रहे हो, अभी और देखना मेरी बद्दुआ तुमको लगेगी। सूत्रों के मुताबिक जब रोहिणी और तेजस्वी में तीखी बहस हो रही थी, तो उस वक्त लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी की पत्नी समेत परिवार के सभी सदस्य मौजूद थे। रोहिणी जब जाने लगी तो लालू यादव और राबड़ी देवी भावुक थे। वहीं सभी बहनें तेजस्वी के खिलाफ दिखी। लेकिन सवाल है कि जब रोहिणी ने तेजस्वी की सीट और एक दो क्षेत्रों को छोड़कर कहीं और प्रचार करने नहीं गई, तो फिर तेजस्वी हार का ठीकरा रोहिणी पर क्यों फोड़ रहे हैं? जो सोशल जस्टिस की बात करते हैं, आज वो खुद के परिवार के अंदर न्याय नहीं कर सके। इसको बिहार की जनता देख रही है। बेटी जिसने किडनी दिया है वो इस तरह का बयान देके चली गई, जिसको कहा जा सकता है कि अच्छी नहीं है। मामा साधु यादव ने लालू परिवार से एकजुट होने की अपील की। जिससे गांव में कहावत है ना कि गांव फूटे तो जवार लूटे और घर फूटे तो गंवार लूटे, इसलिए सबको एक होना चाहिए। इस विवाद पर जब आरजेडी से सवाल किया गया तो पार्टी प्रवक्ता ने कहा, परिवार का मामला है, परिवार के लोग जवाब देंगे और ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसको देखेगा पूरे मामले को। अब देखिए, बिहार चुनाव में करारी शिकस्त मिलने के बाद लालू परिवार का जो झगड़ा है खुलकर लोगों के सामने आ गया है। रोहिणी एक बार फिर मीडिया के सामने आई और फिर से तेजस्वी को उन्होंने निशाने पर लिया। पत्रकारों ने जब चप्पल वाली बात रोहिणी से पूछी तो रोहिणी ने रूंधे हुए गले से कहा, उनसे जाकर पूछिए। आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शहर पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रमेश से जाके पूछिए। रोहिणी ने इशारों पर तेजस्वी पर हमला बोलते हुए कहा कि क्या हर बार सारा बलिदान बेटियां ही देंगी? कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। काहे सारा बलिदान बेटी लोग दी? बेटी को सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि आप ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया है। हार के बाद लालू परिवार की अंदरूनी घमासान कब थमेगा, फिलहाल कहना मुश्किल है। बड़ी खबर आपको बता दें, शेख हसीना पर फैसले से पहले ही बांग्लादेश में हिंसा होती हुई नजर आ रही है। हिंसक प्रदर्शन यहां पर हो रहे हैं। बांग्लादेश में वाहनों और गाड़ियों में आग लगा दी गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने रेल ट्रैक को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर भी जाम लगा दिया। बांग्लादेश में मशाल लेकर सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग उतर रहे हैं। शेख हसीना पर फैसले से पहले ही यहां पर जो विरोध प्रदर्शन है वो हिंसक होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि शेख हसीना की सरकार गिरी। शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर यहां से निकली और उसके बाद से मोहम्मद यूनुस की जो अंतरिम सरकार है वो यहां पर काबिज है। ऐसे में बांग्लादेश में पहले अभी जो शेख हसीना पर फैसला आना है उसके पहले ही ये जो हिंसा है उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। शेख हसीना के बेटे ने भी ये धमकी दी थी कि अगर चुनावों के पहले बैन नहीं हटाया गया तो जो उग्र प्रदर्शन है वो देखने को मिलेगा और हिंसा भी हो सकती है। इस प्रकार की बातें शेख हसीना के बेटे की तरफ से भी यहां कही गई थी। और अब ये तस्वीरें देखिए आप, शेख हसीना पर फैसले से पहले ही प्रदर्शनकारियों ने वाहनों और घरों को फूंक दिया है। बांग्लादेश में किस प्रकार से जमकर हिंसा हुई है, आगजनी हुई है। कई घर आग के हवाले कर दिए गए, रेल ट्रैक पर आग लगा दी गई, सड़कों पर वाहनों को फूंका गया, हाथों में मशाल लेकर मार्च करते हुए, नारेबाजी करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बांग्लादेश से सीधी तस्वीरें आपके सामने, जहां पर जमकर हिंसा हुई है। अलग अलग इलाकों की भी तस्वीरें सामने आई हैं। देर रात ये जो हिंसक प्रदर्शन है वो देखने को मिला है। प्रोटेस्ट का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में सरकार की तरफ से नजर भी रखी जा रही है, अपील भी की जा रही है। लेकिन पहले ही शेख हसीना के बेटे ने ये धमकी दे दी थी, एक तरीके से अपील भी कर दी थी कि जल्द से जल्द बैन हटाया जाए। अगर बैन नहीं हटाया जाता है तो जो प्रदर्शन है वो होगा और ये प्रदर्शन उग्र भी हो सकता है। इस प्रकार की जो बातें हैं, जो चेतावनी है, वो शेख हसीना के बेटे के द्वारा दी गई थी।
और इस खबर पर नजर आएगी हमारी। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं बिहार में सरकार गठन को लेकर दिल्ली में मंथन जारी है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से जीतन राम मांझी की मुलाकात हुई है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। जीतन राम मांझी ने सरकार गठन को लेकर चर्चा की है। तो बड़ी खबर आपको बता रही है। मुलाकात का दौर लगातार जारी है और बिहार में सरकार गठन को लेकर दिल्ली में लगातार मुलाकातें हो रही है, मंथन जारी है। धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात जीतन राम मांझी से हुई है। कि हम लोग मंत्रिमंडल में आने के लिए, मंत्री विभाग लेने के लिए कभी प्रेशर नहीं डाला है अपने संगठन पर। जो लोग दिया है उसी में हम लोग सब्र किया है। तो चूँकि सब दिन मेरा रहा, 46 साल की राजनीति रही है, उसमें हमने कभी मांगा नहीं। एमएलए का सीट मिले इसके लिए मांग हम लोग ने किया था, करते रहे हैं, लेकिन मंत्री पद विभाग कभी नहीं मांगा और जो मिला उसमें काम किया। तो वही बात इस बार भी है। दिल्ली कार ब्लास्ट की इस मामले में जैसे जैसे जांच अब आगे बढ़ती जा रही है, चौंका देने वाले खुलासे होते जा रहे हैं। अब उमर के आतंकी रूट मैप का भी खुलासा हो गया है। सैकड़ों सीसीटीवी वीडियोस खंगाले जाने के बाद यह मालूम चला है कि कैसे आतंकी उमर मौत का सामान लेकर दिल्ली के चक्कर लगातार काट रहा था। लाल किले के पास ब्लास्ट से पहले मौत का सामान लेकर आतंकी उमर 13 दिन से दिल्ली में घूम रहा था। विस्फोटक से भरी कार लेकर आतंकी उमर दिल्ली के सबसे पॉश और संवेदनशील इलाके इंडिया गेट गया। इसके बाद वो कर्तव्य पथ पर भी गया। आतंकी उमर विस्फोटक भरी कार लेकर दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले इलाके कनॉट प्लेस गया और रेल भवन की भी उसने रेकी की। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, मयूर विहार, हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से लेकर आतंकी उमर लुटियन जोन में भी कार लेकर घूमता रहा। 13 दिनों तक आतंकी उमर ने दिल्ली की अच्छे से रेकी की और फिर मौका पाकर उसने लाल किला मेट्रो के गेट नंबर 1 पर कार में ब्लास्ट कर दिया। दिल्ली को दहलाने वाले, बेगुनाहों को मारने वाले आतंकी उमर की तस्वीर को भी देखिए। धमाके के पहले की ये वो तस्वीर है जब आतंकी उमर दिल्ली में बेखौफ घूमता दिखा था। देखिए, आतंकी उमर ने जिस i20 कार से दिल्ली में ब्लास्ट किया उसको लेकर एक और बड़ी जानकारी सामने आई है। ब्लास्ट वाली उसी i20 कार का एक नया सीसीटीवी वीडियो अब सामने आ गया है, जिसमें वो कार फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में खड़ी हुई, पार्क हुई नजर आती है। दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल हुई i20 कार का एक ताजा वीडियो सामने आया, जिसने अल फलाह यूनिवर्सिटी को एक बार फिर सवालों के घेरे में ला दिया है। ये वीडियो 30 अक्टूबर का है, जब i20 कार अल फलाह यूनिवर्सिटी में खड़ी नजर आ रही है। जानकारी के मुताबिक 29 अक्टूबर 2025 को i20 कार अल फलाह यूनिवर्सिटी के मेन गेट से अंदर दाखिल हुई थी। 29 अक्टूबर को शाम 6:36 पर कार यूनिवर्सिटी के कॉमन पार्किंग एरिया में खड़ी थी। 29 अक्टूबर शाम 8:18 पर इस कार को हॉस्टल एरिया में खड़ा देखा गया और फिर अगले दिन 30 अक्टूबर को कार सुबह 7:30 बजे पार्किंग एरिया में खड़ी थी। 30 अक्टूबर को ही दोपहर 2:41 पर कार यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रही है। अब जांच एजेंसियां इस बात का पता लगा रही हैं कि यूनिवर्सिटी में कार लेकर उमर आया था या फिर कोई और कार चला रहा था। अब देखिए, अब तक की जांच में जो खुलासे हो रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि आतंकियों की साजिश काफी बड़ी थी और काफी ज्यादा थी। ऐसे में दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में अब सनसनीखेज सुराग पुलिस के हाथ लगे हैं। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक लाल किले के पास कार ब्लास्ट वाली जगह से 9mm कैलिबर के 3 कारतूस पुलिस को मिले हैं, जिसमें 2 जिंदा कारतूस हैं जबकि एक खाली खोखा है। चौंकाने वाली बात यह है कि 9mm कैलिबर के कारतूस आम लोगों के लिए बैन होते हैं। कोई भी आम नागरिक अपनी लाइसेंसी बंदूक में 9mm कैलिबर के कारतूस इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये कारतूस आमतौर पर फोर्सेज या स्पेशल परमिशन वाले लोगों के पास ही होते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर ब्लास्ट वाली जगह पर मिले 9mm के कारतूस किसके हैं। इससे भी बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि मौके से कोई पिस्तौल नहीं मिली है। पहले आशंका जताई जा रही थी कि ये कारतूस किसी पुलिस वाले के हो सकते हैं, लेकिन जब मौके पर मौजूद रहे सुरक्षा कर्मियों के कारतूस चेक कराए गए तो किसी के कारतूस मिसिंग नहीं पाए गए। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या वहां कोई हथियारबंद आतंकी भी मौजूद थे जो गोलीबारी करके लोगों की जान लेना चाहते थे। अब चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो या फिर दिल्ली या फिर हरियाणा की पुलिस हो, सभी के सामने ब्लास्ट वाली कार की जो गुत्थी है सुलझाना अभी भी एक पहेली बना हुआ है, क्योंकि इस कार को 7 बार खरीदा गया, 7 बार बेचा गया, लेकिन असल में कार किसकी थी और ब्लास्ट के समय कार में कौन सवार था, यह अभी तक ठीक से मालूम नहीं चल पाया है।
कार की इसी पहेली को सुलझाने में जम्मू कश्मीर पुलिस अब जी जान से जुट गई है। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में पुलिस ने कई टीमें बनाकर कार डीलरों के यहां छापा मारा और गाड़ियों के दस्तावेजों की जांच की। ये जांच इसलिए भी की गई है क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट में जिस i20 कार का इस्तेमाल हुआ वो कार फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल करके कई बार खरीदी गई थी। इसके अलावा दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच करने के लिए हरियाणा पुलिस की भी एक टीम नूह पहुंची। नूह की हिदायत कॉलोनी में पुलिस ने टेरर फंडिंग से जुड़े मामले में जांच की। अब देखिए, दिल्ली ब्लास्ट केस का असली खुलासा तभी होगा जब पुलिस इन डॉक्टर्स को फंड करने वाले लोगों का भी पता लगाएगी, क्योंकि बड़ा सवाल तो यही अभी बना हुआ है कि डॉक्टर्स के पास हथियार, विस्फोटक खरीदने के लिए पैसा आखिर कहां से आ रहा था। डॉक्टरों का चोला ओढ़कर देश को दहलाने की साजिश रच रहे डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन के बैंक अकाउंट की जांच भी जांच एजेंसियों ने शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में 20 लाख रुपए के सबूत जांच एजेंसियों को मिले हैं। दावा है कि ये पैसे जैश के हैंडलर की तरफ से भेजे गए थे। हवाला के जरिए जैश ने आतंकी गतिविधियों में शामिल इन डॉक्टरों तक पैसे पहुंचाया, जिसके बाद करीब 3 लाख रुपए इन डॉक्टरों ने फर्टिलाइजर खरीदने में खर्च किए। खबर है कि पैसों को लेकर डॉक्टर उमर और शाहीन के बीच विवाद भी हुआ था। जानकारी मिल रही है कि आतंकी मेवात के एक एजेंट के जरिए हवाला नेटवर्क के संपर्क में आए थे। एजेंट ही इनको टेरर फंडिंग के लिए हवाला से आ रहे रुपए लाकर मुहैया कराता था, जिससे ये हथियार और विस्फोटक खरीद रहे थे। देखिए, यहाँ पर पुलिस संदिग्ध डॉक्टर्स के टेरर फंडिंग का पता लगाने में जुटी हुई है, तो जांच में जुटी पुलिस और एजेंसियों को कई और अहम सुराग भी हाथ लग रहे हैं। पुलिस को जानकारी मिली है कि डॉक्टर उमर, शाहीन और मुजम्मिल यूनिवर्सिटी से एक साथ छुट्टी पर जाते थे और इनको छुट्टी भी एक साथ मिल जाती थी। ये ऐसा खुलासा है जिसने पूरी जांच को ही एक अलग दिशा में मोड़ दिया है। सूत्रों के मुताबिक अल-फलाह यूनिवर्सिटी में इतनी छुट्टियां नहीं दी जाती, लेकिन डॉक्टर उमर, शाहीन और मुजम्मिल को बिना नोटिस के कई महीनों की छुट्टियां मिलती थी। वो वापस आते थे और फिर उन्हें ड्यूटी पर रख लिया जाता था। ये ऐसा खुलासा है जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर सवाल खड़े कर रहा है। बहरहाल, इस जांच का विषय है कि दिल्ली ब्लास्ट में यूनिवर्सिटी की संलिप्तता थी कि नहीं, लेकिन इस घटना से इस्लामिक आतंकवाद का मुद्दा फिर से गर्मा गया है। इस्लामिक जिहादी आतंकवाद पूरे विश्व के अंदर चरम पर है। इस्लाम के नाम पर, जिहाद के नाम पर हिंसा, अत्याचार, अनाचार, पापाचार हो रहा है। तो वहीं शुक्रवार रात श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए ब्लास्ट की जांच भी अब तेज हो गई है। जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हुई है कि आखिर बारूद की जांच करते समय ही बारूद में ब्लास्ट कैसे हो गया। धमाके की जांच के लिए सीएफएसएल, एनआईए, एनएसजी की टीमें श्रीनगर पहुंची और नौगाम पुलिस स्टेशन का दौरा किया। कुलगाम पुलिस ने तो जिले की केमिकल और खाद्य दुकानों में भी जांच की और दुकानदारों को सख्त हिदायत दी कि अमोनियम नाइट्रेट और संवेदनशील रसायन की बिक्री का पूरा रिकॉर्ड रखें। गौरतलब है कि नौगाम थाने में फरीदाबाद से मिले विस्फोटक को जब्त करके जांच के लिए लाया गया था, लेकिन शुक्रवार को विस्फोटक का सैंपल लेते समय विस्फोटक में ब्लास्ट हो गया था, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी। जांच टीमें अब ये पता लगा रही हैं कि दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल विस्फोटक और नौगाम थाने लाए गए विस्फोटक एक थे या दोनों विस्फोटक अलग अलग थे। वहीं दिल्ली के लाल किला के पास हुए धमाके में हर दिन एक्शन हो रहा है। इस बीच काउंटर इंटेलिजेंस ऑफ कश्मीर ने प्रियंका शर्मा नाम की डॉक्टर को भी हिरासत में लिया था। दिल्ली धमाके में गिरफ्तार हुई डॉक्टर शाहीन और बाकी आरोपियों की कॉल डिटेल से डॉक्टर प्रियंका शर्मा के बारे में पता चला, जो हरियाणा के रोहतक की रहने वाली है और अनंतनाग में रहती है। इसी के चलते 29 साल की प्रियंका शर्मा को हिरासत में लिया गया। हालांकि 1 घंटे की पूछताछ के बाद प्रियंका को छोड़ दिया गया। बहुत सारे डॉक्टर्स को लेके गए यहाँ पे जो साथ में काम करते थे उनके, तो उन सब का फोन एक बार इन्वेस्टिगेशन के लिए लिया है और मेरे को भी यही बोल के लिया है कि कोई बात नहीं, आपका सिर्फ फोन ले रहे हैं, बाकी आप घर पे जाओ, कोई घबराने की बात नहीं है, 1-2 दिन में हम आपका फोन भी दे देंगे। डॉक्टर आदिल प्रियंका का सीनियर था, जिसके चलते काम के सिलसिले में दोनों की फोन पर बात होती थी और इसी शक पर प्रियंका से पूछताछ की गई। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में शिवाजी महाराज का सम्मान बड़ा मुद्दा बन चुका है और ऐसे में इस मुद्दे को राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने भुनाने की कोशिश भी की है, जिसकी तस्वीर नवी मुंबई से सामने आई है। पुलिस की घेराबंदी को तोड़ते हुए अमित ठाकरे अपने कार्यकर्ताओं के साथ शिवाजी महाराज की प्रतिमा तक पहुंच गए और जबरन इस प्रतिमा का अनावरण कर दिया।
दरअसल नवी मुंबई के नेरुल क्षेत्र में कई महीने पहले ही शिवाजी महाराज की प्रतिमा बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन इसका अनावरण अब तक नहीं किया गया था, जिसको लेकर अमित ठाकरे में गुस्सा था और उन्होंने जबरदस्ती अनावरण कर दिया। अमित ठाकरे को पता है कि ऐसा करने से उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो सकता है, लेकिन इसके लिए वो तैयार हैं। मला वाटतं की माझी पहिली राजकीय केस किंवा जे काय आहे ती महाराजांसाठी असेल तर मला खूप आनंद होईल त्याचा। ये प्रतिमा कपड़े से ढकी गई थी, जिसे एमएनएस कार्यकर्ताओं ने शिवाजी का अपमान बताया। तो वहीं नवी मुंबई में एमएनएस के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया है। एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने हिंदी भाषी युवक के साथ जमकर मारपीट की। पहले युवक को दफ्तर में बुलाया, माफी मंगवाई और फिर थप्पड़ों की बरसात कर दी। एमएनएस के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी का ये वीडियो नवी मुंबई के वाशी इलाके का है, जहां एमएनएस के कार्यकर्ता हिंदी भाषी युवक को पीटते नजर आए। आरोप है कि पीड़ित युवक रमेश शुक्ला ने महिला से बदसलूकी की थी, जिसके बाद एमएनएस कार्यकर्ताओं ने युवक की पिटाई कर दी। एमएनएस ने चेतावनी दी है कि मराठी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने विवाद बढ़ने के बाद अपने बयान पर अब माफी मांग ली है। उन्होंने समाज सुधारक राजा राममोहन राय को लेकर एक ऐसा बयान दिया था जिस पर विवाद खड़ा हो गया था। आगरमालवा में बिरसा मुंडा जयंती पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए इंदर सिंह परमार ने राजा राममोहन राय को अंग्रेजों का दलाल बता दिया था। हालांकि जब विवाद बढ़ा तो उन्होंने यू टर्न ले लिया। राजा राममोहन राय भी थे, वो भी अंग्रेजों के दलाल के रूप में देश में काम करते रहे हैं। गलती से त्रुटि से बयान मुंह से निकल गया है, उसके लिए मैं प्रायश्चित करता हूँ। लेकिन कांग्रेस ने उनके बयान की कड़ी निंदा की और मंत्री जी की इतिहास की समझ पर सवाल उठाया। आपको अगर इतिहास की जानकारी नहीं होगी तो मध्य प्रदेश के युवाओं का भविष्य, जो कि उच्च शिक्षा विभाग आपके हाथों में है, वो कहीं न कहीं खतरे में है। विवाद बढ़ने के बाद इंदर सिंह परमार ने भले ही माफी मांग ली हो, लेकिन इस पर विवाद थमता नजर नहीं आया। तमिलनाडु की जहां के नीलगिरी जिले से सावधान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां पर पहाड़ी इलाके में एक अनियंत्रित कार रेलिंग तोड़ते हुए जमीन पर आकर गिर गई। ऐसा लगा कि कोई रॉकेट उड़ान भरने की तैयारी में था। अनियंत्रित कार ने रेलिंग तोड़ी और सीधे मुंह के बल नीचे वाली सड़क पर गिर गई। कुछ देर पहले इसी जगह से एक लड़का फोन पर बात करते हुए निकल रहा था। अगर यह हादसा कुछ सेकंड पहले होता तो ये लड़का भी कार की चपेट में आ जाता। यह हादसा ऊटी में हुआ, जहां सड़क के निचले और ऊपरी हिस्से पर पेट्रोल पंप है। बताया जा रहा है कि वैगन आर चला रहा शख्स पेट्रोल डलवाने के लिए यहां आ रहा था, लेकिन कार से नियंत्रण खोने के चलते रेलिंग तोड़ते हुए नीचे गिर गया। गनीमत रही कि कार के एयरबैग खुल गए, जिसके चलते कार सवार युवक की जान बच गई। तो वहीं हैदराबाद से सड़क हादसे का एक डरावना वीडियो सामने आया है। यहां पर एक अनियंत्रित कार ने बच्चे को कुचल दिया, जिससे उसकी जान चली गई। ड्राइवर अनियंत्रित हुआ और नीले रंग की ये कार पहले सीढ़ियों पर चढ़ी और फिर बच्चे को चपेट में ले लिया। एक बच्चा कार के नीचे दब गया, जबकि दूसरा बच्चा इस हादसे में बाल बाल बचा। वीडियो को शुरुआत से देखिए। गली में दो बच्चे दौड़ते हुए जा रहे थे और दूसरी तरफ से नीले रंग की अनियंत्रित कार आ रही थी। बच्चे कुछ समझ पाते उससे पहले कार सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उनके ऊपर आ गई। जिस आमिर अली नाम के बच्चे की इस हादसे में जान गई, उसकी उम्र 8 साल थी। और चलिए अब बात करते राजस्थान की, जहां के जोधपुर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक बेकाबू कार ने सड़क किनारे खेल रहे मासूम को रौंद डाला। इस खतरनाक घटना का डरावना वीडियो भी सामने आया है। ऐसे आया कार में बैठा शैतान। तस्वीर को देख ऐसा लगा मानो जैसे ड्राइवर आंख पर पट्टी लगाकर कार चला रहा हो। हादसा तब हुआ जब मासूम बच्चा बाकी बच्चों के साथ खेल रहा था। जैसे ही कार ने बच्चे को कुचला, ड्राइवर ने कार की स्पीड कुछ कम तो की, लेकिन वो रुका नहीं। इंसानियत को शर्मसार करते हुए वहां से भाग खड़ा हुआ। वो तो बाकी बच्चे अपने दोस्त को बचाने आए। पुलिस अब आरोपी ड्राइवर की तलाश में जुटी है।
और वहीं झारखंड के बोकारो में 2 ट्रकों के बीच से मोटरसाइकिल निकालने की कोशिश एक युवक के लिए जानलेवा साबित हो गई। दर्दनाक हादसे का वीडियो भी सामने आया है, जो कि कुछ दिन पुराना बताया जा रहा है। अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल भी हो रहा है। वीडियो में दिखा कि 2 ट्रकों के बीच से निकलकर जैसे ही युवक आगे बढ़ा, दूसरी ओर से आ रहे एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही युवक दोनों ट्रकों के बीच फंस गया और बुरी तरह जख्मी हो गया। हादसे से चंद सेकंड पहले हाईवे पर गाड़ियां धीमी रफ्तार से चलती दिखाई दी। इसी बीच 30 साल का दिलेश्वर ठाकुर मोटरसाइकिल से वहां पहुंचा। दिलेश्वर ने ट्रकों के निकलने का इंतजार किए बगैर 2 ट्रकों के बीच अपनी बाइक घुसा दी। इस हड़बड़ी में उसे दूसरी ओर से आ रहा ट्रक नहीं दिखाई दिया और वो उसकी चपेट में आ गया। हादसे में बुरी तरह घायल दिलेश्वर को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।